हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को जाना था। जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट किया था। जो इक्वेशंस इस प्रकार हैं: एक्स डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस के वी टी एंड वाई एक्स इसके थ्रू जेड इज इसके थ्रू एंड टी डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी। जब हमने पता ये इक्वेशन इस प्रकार थी, जब दो फ्रेम एस और एस डैश जो एस डैश फ्रेम था वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा था। अर्थात जो एस फ्रेम था वो हमारा रेस्ट में था, जो एस डैश था वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। बट जो अब इसके बाद इसकी लॉरेंस की हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देंगे। जब ये जो फ्रेम जो इस प्रकार है कि जो एस फ्रेम है वो निगेटिव डायरेक्शन में जो एस डैश के सापेक्ष, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये फ्रेम मोशन करेगा। किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे उसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होंगी, देखते हैं। तो इन्हीं को हम मॉडिफाइड करेंगे जिस प्रकार हमने गैलिन ट्रांसफॉर्मेशन में की थी। तो जो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट पता है, एस फ्रेम के लिए और एस डैश फ्रेम के लिए। जो एस फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट हम जानते हैं एक्स वाई जेड इंटू टाइम कोऑर्डिनेट टी, एंड एस डैश के लिए एक्स वाई एंड जेड डैश। तो जो इस प्रकार एम्प्लीफिकेशन करेंगे लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या थी, किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे। जो हमने जिस प्रकार गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इन्वर्स इक्वेशंस निकाली थी उसी प्रकार इनको फाइंड आउट करेंगे। जो एस की वैल्यू निकल के एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, एस फ्रेम्स का एक्स कोऑर्डिनेट्स निकल के आएगा, वो ये आएगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश प्लस वी टी, एंड जो वाई एक्सिस हमारा जो का त्यों रहेगा एंड जेड सेम इसी तरह का रहेगा। जो टी कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके का आएगा, इसके टी डैश प्लस वी अपॉन एक्स डैश टू सी स्क्वायर। ये हमारी लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब हम जानेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या क्या इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एप्लीकेशन मतलब हम इसका कहाँ इसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी पार्टिकल्स लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? जब हम जैसे कि कोई हमारी स्टिक है, यदि स्टिक के ही डायरेक्शन में हम मोशन कर रहा है हमारा कोई फ्रेम, तो जो हमारी जो स्टिक की जो लंबाई है, लेंथ है, तो वो क्या होती है, कम दिखाई देती है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देती है, अर्थात संकुचित दिखाई देती है। जैसे हम एक फ्रेम ले हैं तो उसे ही हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम कोई एक फ्रेम ले हैं, जैसे ये दो मैंने फ्रेम लिए, एक एस और एक एस डैश, और हमारा यहाँ पर कोई एक स्टिक रखी है जिसकी एक्चुअल लेंथ L0 है
हम यदि इस फ्रेम से देखते हैं तो इसकी लेंथ कुछ कम दिखाई देती है, परंतु इससे कुछ अधिक दिखाई देती है। तो जो ये डिफरेंस क्रिएट होता है इसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और इसी को हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो देखते हैं, तो इस फ्रेम में जो लेंथ होगी डेल्टा एल होगी, जो जिसे हम प्रिडिक्टेड लेंथ कहेंगे, जो x2 माइनस x1 होगी, और जो इसमें फ्रेम में जो लेंथ होगी उसको हम एक्चुअल लेंथ कहेंगे x2 डैश माइनस के x1 डैश। तो अब इधर देखते हैं, उसके बाद हम हेल्प लेंगे, यहाँ क्या निकल गया, तो डेल्टा एल बराबर x2 माइनस x1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड डेल्टा एल नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड। अब लिखेंगे बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अभी हमने ये जो फाइंड आउट करी इनका यूज करेंगे। तो क्या थी, एक्स डैश इज इक्वल टू 1/1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस के वी टी। तो जब हम इस जो ये एक्स डैश एस डैश का जो कोऑर्डिनेट्स है, इसे ये x2 लेंगे, और जो ये भी 2 हो जाएगा, और जब इसे x1 के लिए लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा x1 में, x1 माइनस वी टी। तो जो ये वैल्यू आई है, यदि हम वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो डेल्टा एल नॉट इज इक्वल टू 1/√1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस के वी टी माइनस के 1/√1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x1 माइनस के वी टी। जब हम इस टर्म्स को कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस के वी टी माइनस के x1 प्लस के वी टी, जिससे हमारी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आएगा ये 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस के x1। जब हम यूजिंग इक्वेशन सेकंड फर्स्ट का यूजिंग इक्वेशन करेंगे, हमें पता है कि जो ये एस फ्रेम में जो इसकी लेंथ है वो से हम यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डेल्टा एल नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसे डेल्टा एल की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें, तो डेल्टा एल नॉट, तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है, जो डेल्टा एल है वो डेल्टा एल नॉट से लेस है, अर्थात जो हमारे पास डेल्टा एल नॉट है इसको हम एक्चुअल लेंथ, डेल्टा एल को हम प्रीडिक्टेड लेंथ कहेंगे, अर्थात ये एक मानी हुई लेंथ या इमेजिनरी लेंथ जिसे हम कह सकते हैं डेल्टा एल को, वो कम होती है उसकी एक एक्चुअल लेंथ, उसकी वास्तविक लंबाई से जो आभासी लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये कब होता है, जब जो ये हमारे पास जो ये छड़ है, ये स्टिक है, वो मोशन की ही डायरेक्शन में हो। अगर ये एक फ्रेम परपेंडिकुलर होता तो इसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर होता है कि जो एक्चुअल लेंथ है वो प्रिडिक्टेड लेंथ से अधिक होती है। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट निकल क्लियर होता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन है वो केवल एक डायरेक्शन के लिए ही है, परपेंडिकुलर के लिए नहीं है। ये केवल उसी डायरेक्शन के लिए जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में स्टिक होनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर मोशन होती तो इसमें लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता। तो नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इस जो फॉर्मूले से हमें कुछ कंक्लूजन निकल के आता है।
उसको देखते हैं। यदि हम इस फॉर्मूले को लिखें, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल नॉट 1-kv² यदि हम कंडीशन फर्स्ट यूज़ करें, यदि हम जो v की वैल्यू है बहुत कम लें c से, यदि हम v की वैल्यू बहुत कम लें c से, अर्थात इसे नॉन रिलेटिव स्टिक मोशन में कहें अनापेक्षी गति के लिए, तो जो हमारे पास v²/c² की वैल्यू है वो कैसे हो जाती है, बहुत मतलब निग्लिजिबल हो जाती है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो जो डेल्टा एल है इज इक्वल टू डेल्टा एल नॉट, दोनों बराबर हो जाती हैं। अर्थात इस लेंथ को हम अपने डेली लाइफ में भी सीन करते हैं, देखते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, यदि कोई भी फ्रेम बहुत कम वेलोसिटी से मोशन करे तो जो स्टिक की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, वो प्रिडिक्ट लेंथ के बराबर होगी। इससे कंक्लूजन निकलता है। सेकेंड बाय द वे जो v की जो वैल्यू है बराबर हो जाए c से कुछ मैक्सिमम हो जाए, अर्थात जो c से कुछ मैक्सिमम हो जाए, तो क्या होगा उसको देखते हैं हम। तो जो घड़ी है तो जब ये कुछ मैक्सिमम हो जाएगी, v की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हमारे पास जो इसका एक टर्म्स है, ये जो टर्म्स है, इस लंबाई का जो ये टर्म्स है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। उसका मान क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात इसकी वैल्यू जब इससे कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एल इज ग्रेटर देन डेल्टा एल नॉट, अर्थात ये वही कंडीशन हो गई जिस कंडीशन को हमने यहाँ फाइंड आउट किया था। अर्थात इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जो तेज गति में छड़ की लंबाई होती है वो विराम में प्राप्त लंबाई से कम होगी। जो तेज गति में लंबाई होती है वो विराम में लंबाई से कम होगी। अर्थात इधर देखें, यदि जो इस फ्रेम से यदि हम इस लेंथ को ऑब्जर्व करें तो इस लेंथ जो यहाँ से एक ऑब्जर्व कर रहा है उससे कम होगी। सही बात है। जैसे कि हम एक सिंपल अपना एक एग्जांपल करें, मान लें कि ये कोई हमारे पास एक पेड़ है, ये कोई एक पेड़ खड़ा हुआ है इस तरीके का, और यहाँ से एक ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इस पेड़ को खड़े होकर, और एक ऑब्जर्वर यहाँ से कर रहा है। तो आप खुद बता सकते हैं कि इस वाले जो ऑब्जर्वर को ये पेड़ की लेंथ अधिक दिखाई देगी क्योंकि ये इसके पास है, बट जो दूर खड़ा ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व करेगा उसे इसकी लेंथ कैसी कम दिखाई देगी। तो वो ही यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक एप्लीकेशंस में हमारा सेकंड टॉपिक आता है टाइम डिलेशन। समय विस्तार। तो समय विस्तार की गणना किस प्रकार की गई, ये जो टाइम डिलेशन का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है वो कॉन्सेप्ट निकल के आया है पाई मैसन से। कहाँ से, पाई मैसन से। तो वो इसका एक एग्जाम्पल है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम टाइम डिलेशंस के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो टाइम डिलेशन है वो भी हमारा जो प्रिडिक्टेड टाइम है वो एक्चुअल टाइम से मैक्सिमम होता है, अर्थात जो हम आभासी हमारा टाइम होता है वो वास्तविक टाइम से अधिक होता है। परंतु जो लेंथ क्या थी, लेंथ थी वो प्रिडिक्टेड लेंथ कम होती है एक्चुअल लेंथ से, उसके जस्ट अपोजिट था। तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। तो चलो देखते हैं। जैसे कि हम दो फ्रेम बना ले रहे हैं, ये एस डैश ये एस फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम, और यहाँ पर जो डेल्टा टी
T है हमारे पास प्रिडिक्टेड टाइम वो T2 माइनस T1, एंड जो एक्चुअल टाइम है डेल्टा T, सॉरी डेल्टा 2 डैश डेल्टा T1। तो हम अब यूज़ करेंगे इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बाय लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इनवर्स की? तो x इज इक्वल टू 1/√। हम इसमें ये यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी, यहाँ हम टाइम्स को वेरीफाई कर रहे हैं, तो टाइम लेंगे, टाइम का कोऑर्डिनेट लेंगे सी स्क्वायर, और यहाँ आएगा हमारे पास टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये हम, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी, इसमें हम, सही है, और ये इसका हम यूज़ करेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट T2 के लिए, और इसे T1 को हम कंज्यूम करेंगे 1/v²/c²। इसको भी 1 कहेंगे, इसको भी 2 कहेंगे, इसको भी 2 कहेंगे, और यहाँ पर 1 होगा प्लस Vx1/c²। अब हमने यहाँ जो वैल्यू फाइंड की थी डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T1 एंड T0 फाइंड किया था T2 डैश माइनस T1। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हमारा जो फाइंड आउट होके आता है, जो ये इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाइड करें, तो डेल्टा T इज इक्वल टू आता है, इस टर्म्स को, इस दोनों टर्म्स हैं ये कॉमन आ जाएंगे 1/v²/c²। तो क्या बचेगा T प्लस Vx2 डैश अपॉन c² माइनस T1 डैश Vx डैश अपॉन c²। तो हमारे पास इस टर्म से ये टर्म्स, सॉरी ये जो मिस्टेक हो गई, ये टर्म्स क्योंकि हमारा सिर्फ टाइम ही चेंज हो रहा है, इसमें हमारी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ ये गलती से टिक हो गया, ये एक्स डैश हो जाएगी ये, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन होके आएगा वो ये होगा T2 डैश माइनस T1 डैश। और मैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड करें, यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड करें, तो डेल्टा T की हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा T0 1 माइनस के v²/c²। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो डेल्टा T है वो ग्रेटर देन है डेल्टा T0। डेल्टा T है वो ग्रेटर देन है डेल्टा T0 से, अर्थात जो प्रिडिक्टेड टाइम है आभासी समय, वो एक्चुअल टाइम से क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात तो हम एक सिंपल तरीके से कहें, ये कोई, हम उसी एग्जांपल लेंगे, ये कोई पेड़ है हमारा क्रिसमस का, यदि एक व्यक्ति यहाँ से इसे देखने में जो टाइम लग रहा है, जो यहाँ से देख रहा है वो बहुत जल्दी देख ले रहा है, परंतु यहाँ से आता हुआ कोई एक फ्रेम, सपोज एक इमेजिन कर रहे हैं, तो इसे क्या लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये हमारा एस फ्रेम है, ये हमारा एस डैश फ्रेम है। तो वही इस कॉन्सेप्ट में बता रहा है कि जो दूर है फ्रेम वो अधिक टाइम लेता है कंपैरिजन टू इसके रेस्पेक्ट में। सो यही कंक्लूजन निकल के आया। तो आज के लिए इतना ही, और आप पीछे के प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम डिलेशंस का जो किस प्रकार कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।